आज है 11 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। ये लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है जो रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स हैं अपने सोलर सिस्टम में या आसपास, उनको इन्वेस्टिगेट करने में मदद करती है। ये पुणे में है। पुणे में एक संस्था है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसके अंदर में है नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, वहीं पर ये स्थापित है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत वहाँ पे ऑपरेट करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है जो कि मीटर वेवलेंथ पे है। फिर है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क, हॉलीडे आइलैंड, लुथियान आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब उसके बफर एरियाज में आते हैं और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है और ये प्लेटूज और हिल से घिरा हुआ है। यहाँ पे दो बहुत ऊंची हिल्स हैं, खैरेबुरु और मेघाशिनी। और इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1956 में, पर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में इसको 1973 में लाया गया था। ठीक है। और 2009 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। ठीक है। यहाँ कई सारी ट्राइब्स रहती हैं, कोल्हा, संथाला, भूमिजा, पतूडी, गोंडा, खडिया, मंकड़िया, सहारा। ठीक है। फिर है बैगा ट्राइब। बैगा ट्राइब के एक हैं लहरी बाई। इन्होंने 150 से ज़्यादा मिलेट वैरायटीज़ को प्रिजर्व किया, कंजर्व किया। ठीक है। बैगा ट्राइब जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं और ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है। और ये सेमी नोमैटिक लाइफ जीते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं। स्लैश एंड बर्न वही झूम जिसे कहते हैं, झूम कल्टीवेशन, और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर इनकी जीवन यापन चलता है। इनका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको बेवार कहा जाता है। ठीक है। और महुआ ट्री का जो फ्लावर्स होता है उसको ये लोग उसका वो ड्रिंक बनाते हैं, बेवरेज बनाते हैं, वो बड़ा इनका फेमस है। ठीक है। और इनमें भी टैटूइंग इनका इंटीग्रल पार्ट है, मतलब पूरे शरीर पे टैटू ये बनवाए रहते हैं अपना। फिर है यानोमामी पीपल। ये जो ब्राज़ील और वेनेजुएला के बीच में बॉर्डर है वहाँ पर एक नदी बहती है, ओरिनोको। ओरिनोको का जो रिवर बेसिन वहाँ पर रहते हैं और इनकी जो लैंग्वेज है वो जिरियाना लैंग्वेज कही जाती है। ठीक है। ये फॉरेस्ट के पे डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं और वहाँ वहीं पे जो कल्टीवेशन करते हैं उसके अंदर में ही उस पर डिपेंड होते हैं। इन्हीं में एक शख्सियत थे दावी कोपिनावा यानोमामी। ठीक है। इनको रेन फॉरेस्ट का दलाई लामा कहा जाता है और इनको राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड इन मिला था स्टॉकहोम में, जिसको अल्टरनेटिव नोबल प्राइज़ कहते हैं। ठीक है। फिर है इंडियन वाइट बैक वल्चर्स। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें और आसपास के देशों में पाए जाते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, साउथर्न वियतनाम। ठीक है। और IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, दाऊदी बोहरा का ही है। उनकी तरफ से PIL डाला गया था एक्स कम्युनिकेशन के खिलाफ। मतलब उनके जो रिलीजियस लीडर होते हैं उनको अधिकार होता है कि वो किसी को भी एक्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहिष्कार कर सकते हैं, और उससे जो बाकी उनके उस समूह के लोग हैं वो बातचीत करना बंद कर देते हैं, खाना पीना लेना देना सब कुछ बंद कर देते हैं, एक तरह से उसको एक्स कम्युनिकेट कर देते हैं। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, शिया सेक्ट से बिलोंग करती हैं और ज़्यादातर ये गुजरात में या उसके आसपास जो महाराष्ट्र के सत्ते इलाके हैं वहाँ रहते हैं। और इनकी जो लैंग्वेज है वो लिसान अल दवात, जो कि गुजराती डायलेक्ट में ही, मतलब गुजराती की ही एक डायलेक्ट है और उर्दू और अरबी के मिक्स से बनी। ठीक है। और इनके जो लीडर हैं उनको उनको अल दई अल मतलूक कहते हैं। ठीक है। जो बोहरा कम्युनिटी में एक्स कम्युनिकेशन होता है उसमें उनको मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी मना कर देते हैं और उनके जो बरियल साइट होती हैं, जो उनका कब्रगाह होता है, वहाँ पे भी किसी को दफनाने से मना कर देते हैं, जिसको एक्स कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है। तो महाराष्ट्र ने बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 बनाया था और इसमें इसी चीज़ को हटाने के लिए इसको बनाया था, पर बाद में प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया था कि ये जो इनके अधिकार हैं, ठीक है, वो जायज़ हैं, मतलब वो क्योंकि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है इसलिए वो जायज़ है। फिर इसके खिलाफ फिर से PIL डाला गया है अभी कि ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है। फिर है आर्टिकल 356, जिसको प्रेसिडेंट्स रूल कहा जाता है। जब प्रेसिडेंट्स रूल इन्वोक किया जाता है तो प्रेसिडेंट जो है किसी भी राज्य की जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर होती हैं वो अपने
अधिकार में ले लेते हैं। ठीक है, ये जब शुरू में इम्पोज की जाती है 6 महीने तक होती है, और इसको 6 महीने बाद फिर से पार्लियामेंट के अप्रूवल से एक्सटेंड किया जा सकता है, और 3 साल तक ऐसा कर सकते हैं किसी भी राज्य में। ठीक है, और इसको रिवोक करने के लिए कभी भी रिवोक कर सकते हैं एक प्रोक्लेमेशन से। और अपने यहाँ जो आर्टिकल 356 है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उससे लिया गया था, उसका सेक्शन 93 जो था वहाँ से आया है ये। फिर है एस आर बोम्मई केस 1989, कर्नाटक गवर्नमेंट थी, इसको जिस पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया था, वहाँ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया था। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, जैसे कि कब आर्टिकल 356 इन्वोक हो सकता है और कब नहीं हो सकता। ठीक है, आर्टिकल 356 इन्वोक करने के 2 कारण इन्होंने बताए थे, कि जब वहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन हो गवर्नमेंट का। ठीक है, फिजिकल ब्रेकडाउन मतलब अराजकता फैल गई है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम तहस नहस हो गया है, तब आप इन्वोक कर सकते हैं। दूसरा, ये हंग असेंबली हो। हंग असेंबली मतलब कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है, कोई भी पार्टी या कोलिशन सरकार नहीं बना पा रही है। ठीक है, और कब नहीं इन्वोक कर सकते हैं, जब किसी भी पार्टी को मौका ना दिया गया हो कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर पाए, या वहाँ पर कोई भी वॉयलेंस नहीं हो रहा है और आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अपने आप काम नहीं, मतलब ढंग से काम नहीं कर रही है। ठीक है, और ये आर्टिकल 256 जब भी इन्वोक होगा, मतलब वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में, दायरे में रहेगा। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे ही 2 स्टेट हैं अपने यहाँ जहाँ पर आज तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है। फिर आर्टिकल 105, ये जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, और जो मेंबर्स हैं इन दोनों ही सदन में, राज्यसभा लोकसभा में, और कमिटीज़ होती हैं, इन सब की जो पावर प्रिविलेजेस हैं उनके बारे में है। इसमें पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड, कि वो क्या बोल सकते हैं, उससे डील करता है, मतलब जो भी उनके रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो भी ये बोलते हैं या जिस भी मैटर पर वोट करते हैं, उसके लिए किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं है, इनके खिलाफ केस नहीं हो सकता। तीसरा, इन तीनों ही ये जो सारी एंटिटीज़ बताई गई हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर, कमेटी, इन सब के जो प्रिविलेज हैं एक समान है एक तरह से। ठीक है, और वो टाइम टू टाइम डिटरमाइन किए जाएंगे। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जिन लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है वो बोल सकते हैं। ठीक है, उनको भी ये सारी पावर्स उस सदन के लिए मिली हैं। ठीक है, मतलब वो सदन में, मान लीजिए कि जैसे अटॉर्नी जनरल है, वो आ सकते हैं सदन में, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उनके लिए भी ये सारी पावर्स रहेंगी कि वो वहाँ जो भी बोलते हैं उसके लिए वो कहीं भी कोर्ट में लायबल नहीं होंगे। ये जो प्रिविलेजेस हैं ये 2 तरह की हैं, एक कलेक्टिव प्रिविलेज और एक इंडिविजुअल प्रिविलेज। कलेक्टिव प्रिविलेज में उसकी इंटरनल ऑटोनॉमी, और अगर कोई कंटेम्प्ट करता है इसके खिलाफ तो उसको पनिश करने की क्षमता, और कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस किसी भी बाहरी या अजनबी के द्वारा इसमें मान्य नहीं। और जो भी उनके डिबेट में जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए वो इनको दिया जाता है। इंडिविजुअल प्रिविलेज में कि इनको प्रोटेक्शन होता है कि जब हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है तो इनको कोई भी सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया सकता। इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट में जो सिटीजन को दी गई है उससे भी ज़्यादा ब्रॉडर है एक तरह से ये। कुछ साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि जो ग्रेविटी पॉइंट्स हैं धरती और सूरज के बीच में, वहाँ पर मून डस्ट सप्लाई करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। अगर 1-2% भी सन रेज जो है वो ब्लॉक कर दी जाए तो धरती का जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे जब कोई बड़ा वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो उससे फिर डस्ट वगैरह निकलती हैं तो धरती का टेम्परेचर कम हो जाता है। फिलीपींस का एग्जांपल दिया गया, फिलीपींस में 1991 में माउंट पिनाटुबो वोल्केनो इरप्ट हुआ था और धरती का टेम्परेचर साल भर तक 0.5 डिग्री सेल्सियस कम था। ठीक है, लेकिन इससे कई सारे नुकसान भी बताए जा रहे हैं, साइड इफेक्ट, जैसे कि रेन पैटर्न चेंज हो सकता है, और जैसे फार्मिंग हमारे यहाँ रेन पर बहुत डिपेंड होती है। ठीक है, हर जितने भी अपने यहाँ देश हैं सब में ये हाल है, एक आध दो को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो और इसमें और भी एक एग्जांपल दिया गया कि जो सल्फ़र होते हैं हमारे यहाँ, स्ट्रेटोस्फिक एरोसोल इंजेक्शन के द्वारा सल्फ़र वहाँ पे उस स्ट्रेटोस्फेयर में प्रोवाइड करके भी ये काम किया जा सकता है। फिर है एक एस्ट्रॉयड 199145 या 2005 YY12। ये एक एस्ट्रॉयड है जो कि जिसका जो ऑर्बिट है वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। इसका जो ऑर्बिट है इस एस्ट्रॉयड का, ये इलिप्टिकल शेप में है और ये 774 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, और एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में रहते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट अपने यहाँ मार्स और जुपिटर के बीच में है। फिर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये डिस्टेंस है जो धरती और सूरज के बीच में है, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये करीब 93 मिलियन माइल्स है या 150 मिलियन किलोमीटर। फिर है थर्ड एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग,
ये इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हुआ। इसमें इंडिया एशियन डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अप्रूव किया गया। इसमें एशियन की 10 कंट्रीज और इंडिया थी। फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद बना था। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स। उसके बाद इसमें कुछ और कंट्रीज भी जुड़ी साउथ ईस्ट एशिया की। अभी इसमें 10 मेंबर हैं और इनका उद्देश्य है कि जो इनके बीच में आपसी सहयोग है और इंटीग्रेशन है उसको बढ़ाना। ठीक है, तो ये थे आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।